हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले जितने भी लेसन दिए गए हैं बुक में वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उनकी भी वीडियो देखें और उन लेसन्स को भी पढ़ें। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 9th लेसन, जिसका नाम है बाजार में एक कमीज। इससे पहले हमने बाजारों की श्रृंखला के बारे में पिछले पाठ में पढ़ा था। आप उस वीडियो को देखकर पता लगाएं कि बाजार कितनी तरह के होते हैं और बाजार में बिकने वाली चीज़ कहाँ पर बनती है और हमारे पास पहुँचने तक उसे कितने लोगों के हाथों में से निकलना पड़ता है। जैसा कि हमारे आज के लेसन का नाम है बाजार में एक कमीज, तो कमीज इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक कमीज का उदाहरण दिया गया है कि ये कमीज जिस कपड़े से बना है और उस कपड़े के लिए जो रुई प्राप्त करते हैं तो वो रुई कहाँ पर बनती है या कहाँ पर उगती है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि रुई तो खेतों में ही उगती है। तो इस लेसन में हमने ये समझना कि खेतों में उगने वाली रुई कैसे एक सुपर बाजार में पहुंचकर एक कमीज बन जाती है और उसका मूल्य भी कितना ज़्यादा हो जाता है। तो खेतों में रुई उगने से लेकर और एक बाजार में बिकने वाले कमीज तक उसको कई श्रृंखलाओं से गुजरना पड़ता है, कई लोगों के हाथों में से गुजरना पड़ता है और वो सभी लोग खरीद और बेच का काम करते हैं। तो जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हमें ये समझना होगा कि किसको सबसे ज़्यादा लाभ होता है, सबसे ज़्यादा मुनाफा किसको होता है। आइए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले है कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है कुरनूल और वहाँ पर स्वप्ना नाम की लड़की किसान है। वो खेती करती है और खेती में कपास को उगाती है। उसकी कपास पक जाती है, यानी कि फसल पक जाती है और वो कपास को इकट्ठा करके बेचने के लिए जाती है। कुरनूल के पास कपास का बाजार है, लेकिन स्वप्ना अपनी कपास को उस बाजार में नहीं बेचती, वह अपने एक व्यापारी को बेच देती है। यह एक स्थानीय व्यापारी होता है जो उसके आसपास ही रहता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देकर समझनी होगी कि वो अपनी कपास को बाजार में क्यों नहीं बेचती और व्यापारी को क्यों बेचती है। इसका कारण ये है कि स्वप्ना ने अपने स्थानीय व्यापारी से फसल बोने के समय पे ब्याज पर पैसे लिए थे, एक ऊंची ब्याज दर पर पैसे लिए थे, क्योंकि उसे कपास बोने में खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत थी। तो उसके पास पैसे नहीं थे और उसने स्थानीय व्यापारी से कर्जे पर पैसे लिए थे। जब स्थानीय व्यापारी ने उसे कर्जे पर पैसे दिए थे तो उससे वादा लिया था कि वह अपनी कपास किसी और को नहीं बेचेगी, उसे ही बेचेगी। इस तरह स्वप्ना उस स्थानीय व्यापारी से 2500 रुपये ब्याज पर लेती है, लेकिन जब वह अपनी कपास उस व्यापारी को बेचती है तो वहाँ पर कर्मचारी कपास को तोल रहे होते हैं और वो उसकी कपास का मूल्य 6000 रुपये बनाते हैं और 6000 में से 2500 रुपये जो उसने कर्ज पर लिए थे वो 2500 रुपये और 2500 रुपये पर जो ब्याज लगा था 500 रुपये, यानी कि टोटल 3000 रुपये व्यापारी काट लेता है 6000 में से और बाकी के 3000 स्वप्ना को दे देता है। जब स्वप्ना को 3000 रुपये मिलते हैं तो वो मन ही मन बहुत उदास होती है, क्योंकि उसकी रुई बहुत अच्छे किस्म की थी और साफ सुथरी थी, इसलिए उसे ज़्यादा पैसों की उम्मीद थी और वो ये सोच रही थी कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो उसे उसके कुछ दिन अच्छा खर्चा निकल जाएगा उसके घर का। लेकिन व्यापारी उससे सहमत नहीं होता है और वो गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस आदमी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ना केवल खेती करने के लिए बल्कि अपने घर की ज़रूरतों के लिए भी गरीब लोग उस व्यापारी के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कई बार उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उससे उधार लेकर वो अपने बच्चों का इलाज करवाते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें बच्चों की फीस जमा करानी होती है तो भी वो कई बार उधार लेते हैं और कई बार गरीब लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, वो खाली रहते हैं, तो उस समय भी वो उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं। अब हम बात करेंगे ईरोड का कपड़ा बाजार की।
ईरोड का कपड़ा बाजार तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगता है और ये बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इसमें कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में जो बुनकर कपड़ा बुनते हैं वो भी बेचने के लिए इस बाजार में आते हैं। यानी कि कुछ लोग अपने घरों में कपड़ा बुनते हैं, उन्हें बुनकर कहते हैं। कपड़ा बाजार के बाहर की तरफ लोगों के, व्यापारियों के ऑफिस बनाए गए हैं, कार्यालय बनाए गए हैं और ये व्यापारी कपड़े का ऑर्डर लेते हैं कि कितना कपड़ा बनाना है और किस तरह का कपड़ा बनाना है। इनके पास केवल अपने ही देश के ऑर्डर नहीं आते हैं बल्कि दूसरे देशों से भी कपड़ा मंगवाने के ऑर्डर आते हैं और वो इन व्यापारियों को बताते हैं कि उन्हें किस तरह का कपड़ा चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। ये व्यापारी उस चीज़ को लिख लेते हैं। उसके बाद व्यापारी उस कपड़े को बनवाने के लिए सूत खरीदते हैं और वो सूत बुनकरों को दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि उन्होंने इस तरह का कपड़ा बनाना है और इतना बनाना है। इस चीज को दादन व्यवस्था कहते हैं। दादन व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। इसमें बताया गया है कि दादन व्यवस्था क्या होती है। व्यापारियों के पास जो देश विदेश के ऑर्डर आते हैं कपड़ा बनाने के, उसके लिए वो सूत खरीद लेते हैं और उस सूत को बुनकरों के पास बांट दिया जाता है जो घरों के अंदर कपड़ा बनाते हैं और उन्हें बता दिया जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है। इसके लिए उन्हें बहुत कम दाम दिया जाता है क्योंकि रुई तो व्यापारियों की ही होती है, उन्होंने तो सिर्फ बनाना है। इसे ही दादन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें बुनकरों को एक फायदा हो जाता है कि ना तो उन्हें रुई खरीदनी पड़ती है, रुई भी व्यापारी की होती है और जब वो कपड़ा बनाकर तैयार कर देते हैं तो उसको बेचने की भी बुनकरों को कोई चिंता नहीं होती है। बेचने की जिम्मेवारी भी व्यापारियों की होती है। इस तरह से बुनकरों को 2 लाभ हो जाते हैं, ना तो उन्हें रुई खरीदना पड़ता और ना ही बेचने की चिंता होती। लेकिन इस काम के लिए उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं क्योंकि ये जिम्मेवारी व्यापारियों की होती है, इसलिए उनका वर्चस्व ज्यादा हो जाता है। उनका दबदबा बुनकरों के ऊपर बना रहता है। बुनकरों को यह जानने का भी कोई हक नहीं होता कि ये कपड़ा किसके लिए बनाया गया है। उनको ये जानने का भी अधिकार नहीं होता है कि व्यापारी लोग इस कपड़े को किस मूल्य पर दूसरे व्यापारियों को बेचेंगे। बुनकर लोग अपने घरों में कपड़ा बनाने के लिए करघा खरीदते हैं जो लगभग 20,000 रुपये का आता है। तो इस तरह से कई घरों में एक से ज़्यादा करघे भी होते हैं, तो इस तरह से उनके 20,000 रुपये एक करघे के हिसाब से 40,000 के 2 करघे आ जाते हैं। और इन करघों पर अकेले व्यक्ति के द्वारा काम नहीं किया जा सकता, पूरे परिवार के सदस्य लगकर उसकी मदद करते हैं और इस तरह से वो पूरे दिन के अंदर 12 घंटों तक काम करते रहते हैं और कपड़ा बनाते हैं। हम देखते हैं कि इस काम में बुनकर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 1 महीने में इस काम के लिए 3,500 रुपये ही मिलते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था ही दादन व्यवस्था कहलाती है। हमने यहाँ पर 2 लोगों को देखा, एक व्यापारी और एक बुनकर। तो इन दोनों में हमें पता चल गया है कि सबसे ज़्यादा मुनाफा किसको होता है और सबसे कम मुनाफा किसको होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो घर में कपड़ा बनाने वाले लोग होते हैं, बुनकर होते हैं, उनके कम कीमत मिली है और बाकी सारा मुनाफा व्यापारी का ही है। इस काम में हम देखते हैं कि बुनकरों का शोषण होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उन्हें बहुत कम दाम दिए जाते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से कुछ सहकारी समितियां खोल दी गई हैं। ये सहकारी संस्था होती हैं जो कम ब्याज पर गरीब लोगों को ऋण देती हैं और कुछ लोग इकट्ठा होकर समूह बनाकर इस संस्था से ऋण लेकर बुनकर का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वो व्यापारी से ऋण लेकर काम शुरू करते हैं, चाहे खेत में फसल उगानी है या करघा खरीदना है या कपड़ा बनाना है, तो किसी भी तरह के पैसे की जरूरत होती है तो वो इस समिति से लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं और ये समिति उनके काम का उचित दाम भी देती है। और कभी कभी सरकार भी उचित मूल्य पर सरकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उन लोगों की मदद करती है। आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। हमने जिस व्यापारी की बात की थी, अब वो अपने कपड़े को किसी दूसरे कारखाने में भेज देता है। उस कारखाने में भी एक व्यापारी होता है या एक व्यापारी का कारखाना होता है। वो इन व्यापारियों से कपड़ा खरीद कर
और उसे सिलवाता है। इस काम के लिए उसने बहुत सारे कर्मचारी रखे होते हैं। वो कर्मचारी इस कपड़े को सिलते हैं और उसके बाद इन कपड़ों को दूसरे लोगों के पास भेज दिया जाता है, जो अपने घरों में ही काम करते हैं। कोई बटन लगाता है, कोई काज बनाता है, या कोई प्रेस करता है कपड़े के ऊपर, या कोई कपड़े के धागे धुगे काटता है। तो इस तरह से ये लोग अपने घरों के अंदर ही जैसे बुनकर काम करते थे, ये भी अपने घरों के अंदर काम करते हैं। और जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो उसे पैक भी कर दिया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो कारखाने का व्यापारी होता है, मालिक होता है, वो कपड़े को थान के रूप में खरीदता है और उसे सील कर उसे पैक कर देता है और तैयार माल बना देता है। और ये तैयार माल देश और विदेश में निर्यात किया जाता है। तैयार माल हो जाने के बाद इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि ये अपने कर्मचारियों को जो पैसा देते हैं काम करने का वो बहुत कम होता है। जो घरों में काम करने वाले लोग होते हैं उनको ये भी बहुत कम दाम देते हैं, और जो कपड़े को काटने और सिलने वाले लोग होते हैं उनको मासिक वेतन के रूप में मेहनत दी जाती है, लेकिन वह भी कोई ज़्यादा नहीं होती है। देश विदेश के जो व्यापारी इस कपड़े को कारखाने से खरीदते हैं तो वो एक शर्त लगाते हैं कि उन्हें कपड़ा कम दाम पर उन्हें देना होगा और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा देना होगा। और अगर उन्हें समय पर कपड़ा नहीं मिलता था तो उनसे निपटना भी मुश्किल हो जाता था। इस तरह कारखाने का जो मालिक होता था वो यही कोशिश करता था कि कम से कम खर्चे पर इस कपड़े को तैयार करवाया जाए। इस तरह से वो अपने कर्मचारियों से न्यूनतम वेतन देकर अधिक से अधिक काम करवाते थे ताकि उसे भी कोई लाभ मिल सके। अब कारखाने के मालिक का लाभ तो बढ़ जाता था, लेकिन जो घरों में काम करने वाले लोग होते थे उनका दाम नहीं बढ़ता था, उनका ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। जैसे हमने देखा था कि बुनकर का फायदा नहीं होता था, लेकिन जो व्यापारी होते थे उनका फायदा होता था। इसी तरह इससे ऊपर वाले व्यापारी का भी फायदा होता है, लेकिन घरों में काम करने वाले का फायदा नहीं होता। ये एक उदाहरण दिया गया है कि इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। कारखाने के ये कर्मचारी कच्चे होते हैं, पक्के नहीं होते, क्योंकि जब कारखाने में काम नहीं होता तो व्यापारी इनको हटा देते हैं। और कारखाने के अंदर जो व्यापारी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा वेतन दर्जी का ही होता है, जो सिलाई और कटाई का काम करता है, और वह केवल 3000 रुपये प्रति माह है। इस तरह ये ऊपर दिखाया गया है कि जांच करने वाले को कितने मिलते हैं, धागा काटने वाले को कितने और प्रेस करने वाले को कितने पैसे मिलते हैं। इन सब में दर्जी के पैसे ही ज्यादा हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि एक कारखाने के अंदर कितने लोगों के द्वारा ये तैयार माल किया जाता है। तो इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा फायदा व्यापारी का होता है, बाकी लोगों का उससे कम फायदा होता है। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज कि जो कमीज कारखाने में तैयार हो गया है और जब उसे अमेरिका में निर्यात कर दिया गया है, कारखाने के मालिक ने उसे भेज दिया है, तो अमेरिका में जाकर वह कमीज कितने का बिकता है। अमेरिका के एक बड़े से शोरूम की बात बताई गई है कि वहाँ पर अनेक तरह के कपड़े दिखाए गए हैं और उसमें जो भारत से कपड़ा बनकर गया है वह भी दिखाया गया है। उसकी कीमत 1200 रुपये इंडियन करेंसी और $26 अमेरिकन करेंसी के रूप में दिखाई गई है, यानी कि उसकी कीमत $26 है, जो भारतीय पैसों में 1200 रुपये बनती है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अमेरिका में ये कमीज 1200 रुपये का बिकता है, तो अमेरिका के व्यापारी का खर्चा कितना होता है। अभी हमने पढ़ा था कि वो जब कारखाने के मालिक से सौदा करते हैं या ऑर्डर देते हैं तो वो उसको शर्त लगाते हैं कि वो कम से कम कीमत पर उसको तैयार माल दें, लेकिन जब वो बेचने की बात आती है तो वह उस कमीज की कीमत 1200 रुपये लगाता है। इसी तरह अगर भारत के अंदर एक कमीज 200 रुपये का बिकता है तो उसके ऊपर व्यापारी का कितना खर्चा आता है। मान लीजिए उसने वह कमीज छोटे व्यापारी से 70 रुपये में खरीदा, अब उस कमीज को स्टोर में रखना भी होता है, उसके लिए कुछ कर्मचारी होते हैं। इस तरह से एक कमीज के ऊपर 15 रुपये कर्मचारी का खर्चा आ जाता है। इसके अलावा ऑफिस भी चलाते हैं तो ऑफिस का भी एक कमीज के ऊपर 15 रुपये खर्चा आ जाता है, तो कुल 100 रुपये में ये कमीज पड़ता है। यानी कि बाजार में बेचने वाला जो व्यापारी होता है उसे ये कुल 100 रुपये में मिलता है और वो बेचता 200 रुपये में है।
तो इस तरह से एक कमीज के साथ उसे 100 रुपये मुनाफा होता है। अब इस पूरी श्रृंखला में कितने लोगों ने खरीद बेच की, कितने लोगों ने लाभ कमाया, ये आप समझ चुके हैं। जब कोई माल तैयार होकर बाजार में आ जाता है तो उसे सुपरमार्केट कहा जाता है कि वो सुपरमार्केट में आ गया। इस तरह से आप देखते हैं कि एक चीज को कच्चे माल से तैयार माल होने तक कितने लोगों की सहयोग की जरूरत होती है, कितने लोगों को खरीद बेच करनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि जो विदेशों में कमीज बेचा गया है उसने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। उसके बाद जिसने विदेशों में कपड़ा भेजा उसका दूसरे नंबर पर मुनाफा हुआ। लेकिन जो कारखाने में कपड़ा सिलने वाले लोग थे उनका मुनाफा मध्यम स्तर का था, कोई ना ज़्यादा था ना ही बहुत कम था, जैसे दर्जी का था। लेकिन खेतों में काम करने वाले किसान या घरों में बुनकर या जो घर के अंदर काज या बटन करते थे या धागे काटते थे उनका सबसे कम स्तर का मुनाफा था। इस तरह हम देखते हैं कि बाजार के अंदर सभी बराबर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश में प्रजातंत्र सरकार है और संविधान लिखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि सभी को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि हर कोई अपना गुजारा अच्छे ढंग से कर सके। लेकिन वास्तव में ज़्यादा फायदा अमीर लोगों को ही होता है, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन होती है या काफ़ी धन होता है, उनका सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। इसकी बजाय जो गरीब लोग होते हैं या किसान आदि होते हैं, क्योंकि वो अमीर लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो उनसे कर्जा लेते हैं, उनको कभी भी पूरा मुनाफा नहीं होता है। इस निर्भरता के कारण ही गरीब लोगों का शोषण होता है। इस शोषण से बचने का एक ही तरीका है कि गरीब लोग सहकारी संस्थाओं से कर्जा लें, ऋण लें और अपना काम करें। दूसरा, देश के अंदर कानूनों का सही ढंग से पालन होगा तभी समानता आएगी और तभी लोगों को उचित दाम मिलेंगे। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको लेसन समझ आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए गए हैं वो सारे वीडियोस देखें। ऑल द बेस्ट।